नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब चैनल की शुरुआत हुई थी तो हमने बीपीएससी को मद्देनजर शुरू किया था, लेकिन जब हमने बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट किया, प्री और मेंस के लिए सारे टॉपिक पढ़ाए पीवाईक्यू के साथ प्री और मेंस के, तो फिर मुझे लगा कि अब ऐसे बनाया जाए कि वो सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, अदर पीसीएस हो, सबके लिए एक साथ तैयारी हो जाए प्री मेंस की। तो मैंने उसके बाद मॉडर्न जो पढ़ाया है, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका सारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया आपको। तो अब इस चैनल पे आपको जो प्लेलिस्ट है वो बिहार स्पेशल की पूरी मिलेगी और मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी मिलेगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं इतिहास से, वहीं से आते हैं हर एग्जाम में, अगर जीएस है तो। अच्छा ठीक है, हर एग्जाम में जीएस वैसे है ही है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर करंट अफेयर्स से प्रश्न नहीं आते हैं, और करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, किसी को समझ में नहीं आता। तो अभी चूंकि बीपीएससी का एग्जाम प्री आने वाला है और तुरंत फिर मेंस आ जाएगा 2-3 महीने के बाद, तो मैंने जो पीआईबी की सीरीज शुरू करी है अभी, पीआईबी पटना। जब आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको हर स्टेट के अलग अलग मिल जाते हैं कंटेंट, और वहां पढ़ने में आपको थोड़ी असुविधा होती है क्योंकि वो उस तरह से लिखा नहीं होता कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मैंने उसको सरल भाषा में लिखने का प्रयास करा है, कुछ टेक्निकल हेल्प भी लिया टेक्नोलॉजी का, और फिर मैं आपको एक ही जगह पे पढ़ाऊंगा हर महीने का। तो पहले हम अप्रैल मई जून की बात कर लेंगे, और जब मैं ये बिहार वाला पूरा समाप्त कर दूंगा 12 महीने का, लास्ट 12 मंथ का, जो कि आने वाला है 72वीं एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए जो भी होने वाला है बिहार में, तो फिर मैं नेशनल का शुरू कर दूंगा पीआईबी सीरीज, और फिर आपको मंथ ऑन मंथ पढ़ाता चलूंगा। थोड़ा बैक से उठाऊंगा और फिर आगे चलता चलेगा, और वो फिर सिलसिला चलेगा, आपका आता रहेगा वो हर महीने नेशनल भी और हर महीने बिहार का भी। तो मेरा जो फोकस है वो ये है कि जो ऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ से आजकल प्रश्न आ जाते हैं और लोगों को लगता है ये कहाँ से पूछे, तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी मैगजीन में आया नहीं, भाई साहब वो कहीं से नहीं आता, वो पीआईबी से आता है। तो आपको पीआईबी पढ़ना ही पड़ेगा। ये पीआईबी क्या है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, जो ऑथेंटिक सोर्स है सरकारी न्यूज और सरकारी डेटा का, जो पूरे सारे मंत्रालय से डेटा इकट्ठे करता है और वेबसाइट पे डालता है। ये सरकारी है, तो आपको यहाँ से प्रश्न आता है। क्वेश्चंस भी यहाँ से इसलिए डाले जाते हैं एग्जाम्स में क्योंकि अगर आप चैलेंज करो तो एकदम से पता चल जाएगा कि ये ऑथेंटिक सोर्स से है, ठीक है, और आपका चैलेंज रखा रह जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। आज जो टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वीडियो, वो अप्रैल 2026 का है, पीआईबी पटना है, बीपीएससी प्री और मेंस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। रट्टा मार लो मैंने लिखा है इस पे, क्योंकि रटने के अलावा कोई चारा है नहीं। इसमें एमसीक्यूज भी मैंने डाले हैं प्री और मेंस के लिए, मतलब आप समझो, जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, मान लो अप्रैल में जितनी चीजें पीआईबी में है वो सारी मैं पढ़ाऊंगा आपको, और डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिर आपसे पीवाईक्यू किस तरह से पूछा सकते हैं वो भी डील करवा दूंगा हर टॉपिक का, और मेंस में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं वो करा दूंगा। इस तरह से आपका प्री और मेंस का करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो दाएं बाएं आगे पीछे ज़्यादा सोचना नहीं है, ध्यान से वीडियो को सुनना है। बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पेशेंस रखना है। 10-15-20 मिनट का वीडियो तो बनता ही है करंट अफेयर्स का एक महीने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल 2026 का पीआईबी पटना। चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, जहां पर हम पीआईबी की सीरीज शुरू करने वाले हैं। आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से शेयर करना है, और आप देखना जब आप एग्जाम में बैठोगे, एक भी एग्जाम आपको वीडियो से बाहर से नहीं आएगा प्रश्न, एक भी, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक सोर्स अगर कोई करंट अफेयर्स का है तो वो पीआईबी है। चलिए, पहला जो अप्रैल में पढ़ना है टॉपिक वो है जनगणना 2027 प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की रिपोर्ट डाली गई है पीआईबी में। इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। तो बिहार में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत हर जगह हो रही है, तो बिहार में भी हो रही है। सेल्फ इन्यूमरेशन एवं एचएलबी डिमार्केशन कार्य की समीक्षा की गई। ये सब मैं ऑब्जेक्टिव में समझाऊंगा क्या क्या होता है। एचएलबी क्या है? हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी जिलाधिकारियों एवं प्रधान जनगणना पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कई जिलों में एचएलबी डिमार्केशन तथा सेल्फ इन्यूमरेशन के में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। देखिए, सेल्फ इन्यूमरेशन क्या है? खुद से जो लोग फॉर्म भर दे रहे हैं, ठीक है, भरने के लिए बोला जा रहा है, वो है। चार्ज अधिकारियों को सीएमएमएस पोर्टल के माध्यम से हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएशन एचएलबीसी का आवंटन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, और 2 मई से 31 मई 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस कार्य कराने पर के निर्देश दिए गए हैं। साथ में किसी भी त्रुटि के आधार पर जिम्मेदारी चार्ज अधिकारी की होगी, ये सुनिश्चित की गई है, और पर्यवेक्षकों को भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करना होगा। ये पहला था। दूसरा जो है वो है डिजिटल जनगणना में नागरिकों की भूमिका, यहीं पर आएगा सेल्फ इन्यूमरेशन, ठीक है। बिहार में डिजिटल जनगणना को सफल बनाने के लिए
शिक्षा विभाग एवं जनगणना निदेशालय द्वारा संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेल्फ इन्यूमरेशन की अवधि 1 मई 2026 तक निर्धारित की गई। पोर्टल का नाम पूछ लेता है, पोर्टल है ये se.census.gov.in। पोर्टल पर स्वयं जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया है ताकि समय बचे। और निदेशक हैं रंजिता एवं अपर मुख्य सचिव जो हैं हमारे डॉक्टर बी राजेंद्र जो अभी हैं, ने अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है। शिक्षक जनगणना में प्रगणक, इनोमिनेटर एवं पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर की भूमिका निभाएंगे। पुलिस विभाग को भी स्वगणना के लिए जागरूक किया गया है और उद्देश्य जन सहभागिता बढ़ाना है इसका एवं डिजिटल जनगणना को सफल बनाना है। इस तरह से हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए अप्रैल में के पीआईबी का तीसरे पे आते हैं। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा, सब मिलता जुलता है लेकिन आपको फिर से पढ़ना है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, ये नाम भी याद कर लीजिएगा, ने बिहार का दौरा किया। उन्होंने स्वयं गणना एवं हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO तैयारियों की समीक्षा की। ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव ने जनगणना की प्रगति पर चर्चा की। निदेशक रंजिता ने सभी जिलों में HLBC एवं सेल्फ इन्यूमरेशन की स्थिति प्रस्तुत की। बिहार को सेल्फ इन्यूमरेशन में देश का अग्रणी राज्य बनाने पर बल दिया गया। 25 अप्रैल 2026 तक HLBC कार्य पूर्ण होने के निर्देश दिए गए और अधिकारियों से टीम भावना एवं तकनीकी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की गई। चौथा जो टॉपिक है वो जनगणना 2027 का ही डिजिटल 100 जनगणना अभियान। सब सेम ही चल रहा है, मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि पीआईबी में अलग अलग तरीके से आया है, अलग अलग डेट में न्यूज आए हैं, तो मैं चाहता तो एक साथ कर देता, तो उसको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है। तो आप नॉर्मल पढ़िए और हर टॉपिक पर फिर बाद में आपको ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। भारत में पहली बार सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा शुरू की गई। बिहार में सुविधा 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक उपलब्ध रही। नागरिक स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय पटना में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीजीपी विनय कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्वयं स्वगणना का उदाहरण प्रस्तुत किया। डिजिटल जनगणना को पारदर्शी, तेज एवं नागरिक अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया और अधिकारियों ने नागरिकों से समय सीमा के भीतर स्वगणना करने की अपील की। पांचवा टॉपिक था पीआईबी का अप्रैल का, वो है भारत की जनगणना 2027 डिजिटल युग में प्रवेश। तो जनगणना 2027 पूर्णतः डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। बिहार में 2 मई से 31 मई तक होगा। देखिए रिपीट हो रहा है, आपको याद होना चाहिए था अभी तक। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO 17 अप्रैल से 1 मई तक सेल्फ इन्यूमरेशन SE की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, सेवानिवृत्त। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्वयं स्वगणना कर अभियान का शुभारंभ किया। डिजिटल जनगणना से पारदर्शिता, सटीक आंकड़े और बेहतर नीति निर्माण सुनिश्चित होगा और नागरिकों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की गई है। छठा जो था टॉपिक वो था जनगणना 2027 डिजिटल एवं सुरक्षित। ठीक है, बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण 2 मई से 31 मई। देखिए रिपीट हो रहा है लेकिन आपको रिपीटेड पढ़ना है क्योंकि प्रश्न अगर आ गया उस समय ध्यान नहीं रहा तो गया। पहली बार पूरी जनगणना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। रिपीटेड है, नागरिक SEP का पर अपना विवरण दर्ज कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद SEID प्राप्त होगी। परगणक के आने पे SEID दिखाना अनिवार्य होगा। सभी डेटा जब वो आएंगे फिजिकल के लिए वो भी जरूरी है तो दिखाना पड़ेगा। सभी डेटा जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गोपनीय रहेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी द्वारा डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की गई। जनगणना से इतने सारे पीआईबी में आए हुए हैं थे लगातार अप्रैल में, तो वो सबको मैंने अलग अलग पढ़ाया। मैं चाहता एक ही पेज में डालता, मैं चाह रहा था कि आपको रिपीटेड पढ़ाता जाऊं ताकि आपको याद होता जाए। सातवां जो टॉपिक था वो था बिहार में LPG, पेट्रोलियम और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता। ये भी आपको डिटेल से आगे मिलता जाएगा। पश्चिम एशिया की परिस्थितियों के बावजूद जो लड़ाइयां हो रही है वहां पे बिहार में पेट्रोल, डीजल और LPG के उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य रही। राज्य में 3697 पेट्रोल पंप हैं जिसमें 3590 OMC और 107 निजी हैं तथा 8 डिपो के माध्यम से ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रतिदिन लगभग 4554 KL पेट्रोल एवं 9121 KL डीजल की आपूर्ति हो रही है। ये आंकड़ा नहीं याद करना है, बस समझ जाइए। लगभग 2.33 करोड़ उपभोक्ताओं को 2028 वितरकों के माध्यम से LPG उपलब्ध कराई जा रही है।
अस्पताल, रेलवे, विद्यालय एवं आवश्यक सेवाओं को एलपीजी आपूर्ति की में प्राथमिकता दी गई है। ये ऑब्जेक्टिव में जरूर बन के आएगा आगे। सरकार ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान ना देने तथा घबराकर खरीदारी जमा करने की, जमाखोरी से बचने की अपील की है। अब दूसरा आता है टॉपिक जो 8वां है पीआईबी अप्रैल का, वो है पटना वाले का, बिहार में उर्वरक उपलब्धता एवं कालाबाजारी पर नियंत्रण। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। तो बिहार सरकार ने खरीफ मौसम को देखते हुए सभी जिलों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। 6 अप्रैल 2026 तक राज्य में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी उर्वरकों के नाम हैं तथा एमओपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध था। 6 अप्रैल तक कृषि विभाग द्वारा पीओएस आधारित स्टॉक सत्यापन एवं मोबाइल ऐप से दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हटे जिलों में एसएसबी के सहयोग से, सशस्त्र सीमा बल के सहयोग से तस्करी रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया गया। कालाबाजारी करने वाले उर्वरक विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, लाइसेंस उनका रद्द किया गया और निलंबन की कार्रवाई की गई और साथ ही किसानों के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए। ये 8 टॉपिक था। 9वां है अमृत भारत स्टेशन योजना में बगहा स्टेशन शामिल हुआ है, उसके बारे में 1 अप्रैल 2026 का ये न्यूज आया था। ठीक है, रेल मंत्रालय ने बिहार के बगहा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है। बगहा नाम याद रखिएगा। स्टेशन पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म, आधुनिक प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय एवं बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 का उन्नयन एवं नए फुट ओवरब्रिज एफओबी का निर्माण किया गया है। स्टेशन का पुनर्विकास यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यह योजना भारतीय रेलवे के दीर्घकालिक स्टेशन आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है और विकास कार्य स्टेशन की श्रेणी, यातायात एवं आवश्यकता के आधार पर किए जाते हैं। अब जो 10वां टॉपिक था वो था राष्ट्रीय जूट बोर्ड एवं जेसीआई स्थापना दिवस समारोह। ये भी 1 अप्रैल का न्यूज है। वो ऐसे आता है कि आप अंदर नीचे से पढ़ोगे ऊपर तक, उस तरह से उठाया है मैंने। ठीक है, पटना के ज्ञान भवन में राष्ट्रीय जूट बोर्ड एवं जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेसीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय वस्त्र मंत्री बिहार से ही हैं, गिरिराज सिंह। जूट को पर्यावरण अनुकूल, इको फ्रेंडली एवं रोजगार सृजन करने वाला उद्योग बताया गया। बिहार में जूट आधारित उद्योगों के विकास एवं निवेश की संभावनाओं पर बल दिया गया। किसानों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों ने जूट उत्पादन एवं विपणन पर विचार साझा किए, आपस में बांटा विचार को, और सरकार जूट उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत एवं ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दे रही है, इसलिए ये कदम उठाया गया। इस तरह से 10वां पढ़ लिया और 11वां और 12वां ये 2 टॉपिक और बचे हैं। नारी शक्ति वंदन राष्ट्रीय फन रन। ठीक है, मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा पटना में नारी शक्ति वंदन राष्ट्रीय फन रन आयोजित की गई। शुभारंभ किया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखा के। दौड़ मरीन ड्राइव जेपी गंगा पथ से एलसीटी घाट तक लगभग 2.5 किलोमीटर की हुई, इसलिए राष्ट्रीय फन रन बोला गया इसको। 5000 लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, जन भागीदारी एवं विकसित भारत के लक्ष्य को बढ़ावा देना था और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तथा महिलाओं की सामाजिक भागीदारी पर बल दिया गया। अब जो कंटेंट है लास्ट वो है माई भारत बजट क्वेस्ट 2026। ठीक है, तो माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का आयोजन जो है 12 से 13 अप्रैल 2026 को पटना में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था युवाओं को केंद्रीय बजट 2026 एवं नीति निर्माण प्रक्रिया से जोड़ना। ये जो MY है ना, वो मेरा युवा है, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। देश भर में से 12 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, इतने लोग आए थे वहां पे। अंतिम चरण में 15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद किया। अच्छा, अलग अलग जगह से वर्चुअली होगा, जो 12 लाख एक साथ नहीं बैठ सकते। प्रतियोगिता 3 चरणों राष्ट्रीय क्विज, निबंध लेखन एवं राष्ट्रीय संवाद में आयोजित हुई और बिहार से 838 प्रतिभागियों ने विशेषज्ञ पैनल चर्चा में भाग लिया था। अब PYQ देखते हैं, प्री और मेंस के फॉर्म जनरेटेड टॉपिक्स के लिए। तो मैंने एक एक करके एक एक साइड पे डाल दिया। तो पहला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जनगणना 2027 प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा। तो उससे जो है मैंने कोशिश किया कि सबसे कम से कम 2 प्री के प्रश्न आ जाए और 1 मेंस का प्रश्न आ जाए। अगर पूछता है तो आप आराम से लिख पाओगे। तो जनगणना 2027 में के प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग HL एवं हाउस सेंसस HC किस अवधि में आयोजित किया जाएगा? पीछे हमने पढ़ा दिया है आपको ये सब। ये है 2 से 31 मई 2026। CMMS पोर्टल का उपयोग किस कार्य से संबंधित है? HLBC का आवंटन से।
और मेंस में कैसा प्रश्न आएगा इससे, तो जनगणना 2027 के प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएशन HLBC एवं फिजिकल वेरिफिकेशन के महत्व पर चर्चा कीजिए। देखिए आपको इसमें ऐसे लिखना है कि जो हाउस लिस्टिंग है वो की जाएगी, फिर सेल्फ असेसमेंट होगा, फिर एक सेल्फ असेसमेंट वाली ID मिल जाएगी, फिर जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लोग जाएंगे वहां पे तो वो ID उनको दिखानी होगी, इस तरह से जनगणना पूरा होगा। ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। सेल्फ इन्यूमरेशन की अंतिम तिथि जो है वो क्या निर्धारित की गई है, वो है 1 मई 2026। आंसर सी है इसका। डिजिटल जनगणना में शिक्षक मुख्यतः किस भूमिका में कार्य करेंगे, इन्यूमरेटर एवं सुपरवाइजर। और बीपीएससी मेंस के लिए जो प्रश्न आ सकता है डिजिटल जनगणना में नागरिकों की भागीदारी से, वो है डिजिटल जनगणना में नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए। बस जो पढ़ाया है ऊपर आपको वही लिख देना है, ठीक है। आगे आपका बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा। तो प्री में प्रश्न आ सकता है भारत का महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो मृत्युंजय कुमार नारायण। HLBC कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है, 25 अप्रैल। और मेन से प्रश्न आएगा जनगणना 2027 की सफलता में प्रशासनिक समन्वय एवं तकनीकी तैयारी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इस तरह से बना सकते हैं। उसी में डिजिटल गणना अभियान के में कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि भारत में पहली बार किस सुविधा की शुरुआत जनगणना 2027 में की गई है, तो सेल्फ इन्यूमरेशन। खुद ही जाके पोर्टल पे डाल दीजिए डिटेल और एक ID मिल जाएगी आपको। फिर फिजिकली जो वेरीफाई करना है उनको दिखा दीजिएगा वो ID, वो आपको देख के कर देंगे ओके। पुलिस मुख्यालय में 100 गणना अभियान का नेतृत्व किसने किया, DGP विनय कुमार ने। मेंस में प्रश्न कैसे आएगा इससे, तो भारत में पहली बार लागू सेल्फ इन्यूमरेशन प्रणाली के लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। लाभ क्या है, टाइम बचेगा। चुनौतियां क्या है, अगर किसी ने गलत डाल दिया आंकड़ा तो बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन में फेल माना जाएगा और काम खराब हो जाएगा। भारत की जनगणना 2027 डिजिटल युग में प्रवेश। जनगणना 2027 किस माध्यम से कराई जा रही है, पूर्णतः डिजिटल। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन बिहार में कब आयोजित होगा, 2 से 31 मई 2026। मेन से प्रश्न आएगा डिजिटल जनगणना बेहतर नीति निर्माण में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो। जनगणना 2027 में डिजिटल एवं सुरक्षा प्रक्रिया पर कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, तो सेल्फ इन्यूमरेशन के बाद नागरिक को क्या प्राप्त होगा, SEID सेल्फ इन्यूमरेशन ID प्राप्त होगी। जनगणना का डेटा किस अधिनियम के अंतर्गत गोपनीय रखा जाएगा, जनगणना अधिनियम 1948। मेंस में कैसे प्रश्न आ सकता है, डिजिटल जनगणना में डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के उपायों की चर्चा कीजिए। बिहार में LPG पेट्रोलियम उत्पाद उर्वरकों की उपलब्धता पर कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, यही टॉपिक सेम आपको मैंने ऊपर स्लाइड में पढ़ा दिया है। PIB अप्रैल में जो आया था और उसी पर मैंने ये ऑब्जेक्टिव डाला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिहार में कुल कितने पेट्रोल पंप है, ये नहीं पूछा कभी आपसे, फिर भी आप जान लीजिए 3697। आवश्यक सेवाओं में LPG आपूर्ति को किससे प्राथमिकता दी गई है, अस्पताल रेलवे को, ये पूछ सकता है। मेंस में प्रश्न आएंगे संकट की परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में राज्य प्रशासन की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला टॉपिक आपका है उर्वरक उपलब्धता एवं कालाबाजारी पर नियंत्रण पर पढ़ाया मैंने, उस पर ही ऑब्जेक्टिव है। उर्वरकों के स्टॉक सत्यापन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, POS आधारित प्रणाली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी रोकने के लिए किस बल का, SSB का, ठीक है। उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का वर्णन कीजिए। आपने पढ़ा है, पीछे हमने पढ़ाया है कि लाइसेंस रद्द कर दिया गया, स्क्रूटनी बैठाई गई, सब चीज है, लिख दीजिएगा आराम से। अब अमृत भारत स्टेशन योजना है, कौन सा स्टेशन, बगहा, याद रखना है। प्लेटफॉर्म को ये तो फुट ओवर ब्रिज, ये ऐसा नहीं प्रश्न पूछता है, ऐसे ही आ गया बन के तो मैंने लिख दिया। अमृत भारत स्टेशन योजना के उद्देश्य एवं बिहार में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। इस तरह का प्रश्न आ सकता है। अगला है राष्ट्रीय जूट बोर्ड एवं JCI स्थापना दिवस। तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड एवं JCI स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया, पटना ज्ञान भवन में, ये पूछ सकता है। उद्घाटन किसने किया, गिरिराज सिंह, ये भी पूछ सकता है, पूछते हैं बिहार में। जूट उद्योग ग्रामीण रोजगार एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक है, ये मेंस में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। नारी शक्ति बंधन की बात कर लेते हैं, लास्ट आ रहा है अब। नारी शक्ति बंधन फन रन का आयोजन किस संस्था ने किया, माई भारत ने, ये याद रखना है आपको। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, 5000 और 2.5 किलोमीटर दौड़े थे, ये सब ध्यान रखिएगा। महिला सशक्तिकरण एवं जन भागीदारी में बढ़ाने के लिए MY भारत है ना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये आपको लिखना मेंस के लिए। माई भारत बजट क्वेस्ट 2026, इसमें है आपका माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया, तो 12-13 अप्रैल को। अंतिम चरण में मुख्यमंत्री के साथ कितने लोगों ने भाग लिया, 15,000 लोगों ने, और लगभग 12 लाख लोगों ने भाग लिया था सब मिला के। बजट क्वेस्ट जैसे कार्यक्रम युवाओं को लोकतांत्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया से जोड़ने में किस प्रकार सहायक है, ये आपको मेंस के लिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों इस बार हमने कंप्लीट कर लिया है अप्रैल का 2026 का PIB
20 मिनट का वीडियो है, 2-4 बार देखिए, याद हो जाएगा, कोई प्रश्न आएगा आराम से बना दोगे आप। एक बार फिर से मिलेंगे पीआईबी पटना के मई 2026 की खबरों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और बीपीएससी पाठशाला विद चौहान जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अब मैं करंट अफेयर्स शुरू किया है मैंने, पूरे साल करंट अफेयर्स को पढ़ाऊंगा। पहले मैं पीआईबी पढ़ाऊंगा, फिर मेन जो करंट अफेयर्स होते हैं वो मंथली वाइज पढ़ा दूंगा। करंट अफेयर्स आपका रेडी हो जाएगा, और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आगे एंशिएंट, मेडाइवल और उसके आगे सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।